आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके हम फिर आ गए हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये करंट अफेयर्स सीरीज में आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैक्सिमम 10 और 12 जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने दिन में कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली अगर आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, एमएनएस का एग्जाम देने वाले हैं, अग्निवीर का, जीडी, एसएससी जीडी का, रेलवे का, इस तरह के एफकेट का कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले, स्टेट के किसी भी लेवल का एग्जाम है एक्सेप्ट योर वेरी हायर लेवल, अगर आप आईएएस का एग्जाम बोलेंगे, अलाइड के एग्जाम्स बोलेंगे तो परहैप्स शायद उनमें थोड़ा सा और डीपर लेवल पे आते हैं क्वेश्चंस पे, लेकिन अगर आप जर्नल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इलेबोरेट भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को जो परहैप्स आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर काम आ सकती है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप, हिंडनबर्ग, आपको पता ही है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जो है वो एलिगेशन लगे थे कि इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन करी है। तो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कौन सा मतलब कमेटी बनाई है जो जितने भी एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। आपका राइट आंसर इसमें है जस्टिस अभय मनोहर स्प्रे कमेटी, ऑप्शन सी। ठीक है, जस्टिस अभय मनोहर कमेटी है, आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है आपका दैट इज कि हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 8th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग 2023। तो रायसेना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट कौन था? द चीफ गेस्ट वाज द जॉर्जिया मेलोनी, ही इज इटालियन। जो आपकी जॉर्जिया मेलोनी है बेटा वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो वहाँ ये इस बार जो थी इसमें क्या थी बेटा? चीफ गेस्ट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि विच countries, ठीक है, आर साइंड एंड मेमोरेंडम ऑन द रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन इन न्यू दिल्ली ऑन द 4th मार्च। क्वेश्चन है आपका कि दो कंट्रीज ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस चीज के लिए? रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन 3 चीजों के लिए। एंड द कंट्रीज आर इंडिया एंड मैक्सिको। सही आंसर क्या है इसका? द राइट आंसर इज इंडिया एंड मैक्सिको। और ये कोलैबोरेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किन किन चीजों के कोलैबोरेशन से हुआ है? अगर आप इसका देखें तो दैट इज इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ एंड ओशन साइंसेज एंड वाटर्स, माइनिंग, मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, बायोटेक एंड हेल्थ केयर। इन सब चीज़ों में जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और मैक्सिको के बीच में साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु हैज लॉन्च द युवा उत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047। ठीक है, कि इंडिया 2047 में कैसा रहेगा। और युवा, यूथ, आपको पता है द यंग नेशन है इस टाइम हम वर्ल्ड में, तो यूथ एक बहुत बड़ी पावर है। इसके लिए किसने लॉन्च किया युवा उत्सव? फ्रॉम द रोपड़ इन पंजाब, दैट इज लॉन्च बाय अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये उत्सव जो है बेटा ये लॉन्च किया था, युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 47। और इसमें बेसिकली क्या चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ये बहुत ही मतलब क्या चीज़ करी जाएगी, तो आप समझ ही सकते हैं इसमें युवाओं को एक तरह से स्पोर्ट्समैनशिप को ज्यादा बढ़ावा देना, इसके साथ साथ में ही सो मैनी अदर प्रोग्राम्स आर आल्सो लॉन्च। तो इसका पहला फेज जो है प्रोग्राम का वो प्लान किया गया है 150 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे इंडिया में 150 डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है? 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च, इस फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया और ये कंप्लीट किया जाएगा 4th to 31st मार्च। 4th to 31st मार्च के बीच में ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट फेज है इसका कंप्लीट किया जाना है। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे यहाँ पे एक बार कि
NADA एंड NCERT, ठीक है। अब NADA के बारे में हम आगे बात करते हैं, पर पहले आप यहाँ पे देखो NCERT तो आपको पता ही है, ठीक है ना। NCERT आपने बुक्स अपनी पढ़ रखी होंगी, ये पूरे स्कूल के करिकुलम के साथ ये पूरा जो है बेटा वर्क करते हैं। नाडा और NCERT ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, क्या चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथन द वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग द स्कूल चिल्ड्रंस एंड टीचर। मतलब नाडा एंड NCERT ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, और ये स्पेशली वर्क करती है आपको पता ही है कि दिस इज द एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। अब एंटी डोपिंग आपको पता है, स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं ना वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए कई तरह के पिल्स का यूज करते हैं जो कि अनएथिकल है, उसको रोकने के लिए और स्पोर्ट्स में एथिकल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीज जो थी बेटा वो करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें क्या की एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटीज रहने वाली है, तो उसको हम एक बार जरूर यहाँ पे देखेंगे बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखोगे बेटा आप कि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन स्पोर्ट्स एंड वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन लॉन्च करना, कि स्पोर्ट्स क्लीन होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, और ये जितना भी प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम साइन किया गया, ये यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में पिल्स का अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स का यूज जो है वो नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप बनी रहनी चाहिए, इसलिए नाडा और NCERT ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। वो स्कूल लेवल से ही बच्चों को ये बिल्कुल प्रमोट द क्लीन स्पोर्ट्स एफर्ट्स एंड द वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट एजुकेशन इन द कंट्री। तो समझ में आ गया, ठीक है। और इसको कैसे ये इंप्लीमेंट करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर देखें इसमें क्या की एक्टिविटी रहेंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटरीच कैपेसिटी, जिससे कि स्कूल्स में ये चीज उनको प्रोवाइड की जाएगी, टीचर्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को, और कैसे, थ्रू द PM विद्या फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, यंग बर्डिंग एथलीट्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो PM विद्या के बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया था एक वीडियो में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके थ्रू ये एथिकल वैल्यूज इन स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसी के साथ साथ में एक वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशनल टूल किट एवरी क्लासरूम में प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे ये बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। वो इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन से, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। तो ये सारी वैल्यूज इसमें इंट्रोड्यूस, और इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें सारी वैल्यूज को बताया जाएगा जिसमें कि बच्चा स्पोर्ट्समैनशिप में ये वैल्यूज लर्न कर सकता है। इंटीग्रिटी है, डाइवर्सिटी है, इक्वालिटी है, फेयर प्ले है, रिस्पेक्ट है, टीम वर्क है, एंड प्रमोटिंग द यूनेस्को वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन टूल किट इन एवरी क्लास। ये आपने याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में जो है ना कभी पूछा जा सकता है, स्कूल में तो ये इंट्रोड्यूस हो ही सकते हैं, ठीक है ना। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अगर बारे में हम बात करें, जिसको मैंने नाडा आपको कहा था कि इंडिया में स्पोर्ट्स में एथिकल मोरालिटी होना, एथिकल वैल्यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इस तरह की ड्रग्स को और पिल्स को यूज करने की वजह से स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं जो है वो बदनाम भी कर देते हैं, क्योंकि उनकी वो जो एक स्पिरिट है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो एक आर्टिफिशियली वो एक्वायर करते हैं पिल्स को। तो जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एज वेल एज NCERT ने मिलकर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है वो कब सेटअप हुई थी, इट वाज सेटअप ऑन November 24, 2005। और इसको सेटअप करने के पीछे जो आप बोल सकते हो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर एंटी डोपिंग एजेंसी इन इंडिया बनाई गई थी 24 नवंबर 2005 को, एंड विद द मैंडेट फॉर द डोप फ्री स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे वो डोप फ्री, कोई भी किसी भी तरह का नशा जो है वो नहीं करेंगे। इसकी मेन एक्टिविटीज तो आप समझ ही चुके हैं क्या चीज रहेगी, यही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, वेरी लोअर लेवल, ग्रास रूट लेवल से प्रमोट करना, कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो कंट्री को उसमें आप बदनाम ना करें स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से इस तरह की पिल्स को लेके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन अपने आप में ही एक आप समझ सकते हो कि एक नई चीज़ है। वो क्या है बेटा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड ऑन द महाराष्ट्र हाईवे। आप ये देख सकते हो, ये क्रैश बैरियर है, ठीक है, और ये किसका बना है? बैम्बू का बना है। और ये वर्ल्ड का पहला आज तक वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इस तरह का क्रैश बैरियर जो है वो बैम्बू से बनाया गया हो, बट इट इज डन इन महाराष्ट्र। आप देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो दैट इज वेरी आप बोल सकते हो कि बहुत ही इनोवेटिव सी चीज है जो यहाँ पे करी गई है। आप इसको यहाँ पे देखो तो दिस वाज वन ऑफ द अकम्पलिशमेंट, मतलब एक आप समझते हो एक अचीवमेंट है अंडर द आत्मनिर्भर भारत। ये आपको आउटलुक न्यूज़पेपर में से मैंने कटिंग लगाई है सो दैट यू कैन हैव एक्स्ट्रा नॉलेज, आपको थोड़ा यहाँ पे और मिल सके। इसमें क्या किया है? वर्ल्ड का पहला फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, ठीक है, इंस्टॉल किया गया है वानी वरोरा हाईवे पे, ठीक है। कितनी लेंथ है इसकी? 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको नाम क्या दिया गया है? बाहुबली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहुबली। जितना भी क्रैश बैरियर है इसको आपके जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं उन्होंने किसका नाम दिया है? द नेम इज गिवन ऑफ द बाहुबली, ठीक है ना, कि वो जो उसकी स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ दैट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसा नहीं कि बैम्बूज लगा दिए, इसको बहुत ज्यादा टेस्ट के थ्रू पास किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक के थ्रू पास किया गया। इसके बाद जो है इसकी टेस्टिंग करेगी, फायर रेटिंग टेस्टिंग जो थी वो कंडक्ट करेगी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन रुड़की। तो इन्होंने इसको टेस्ट करने के बाद ही इसको जो मंजूरी दी थी। और ऑन दी अदर हैंड इसमें एक और चीज है कि इसको रिसाइकिल करने से इसकी वैल्यू जो है वो 50 to 70% मिलती है। अगर आप स्टील बैरियर्स बनाते हो तो रिसाइकिल की वैल्यू जो है वो 30 to 50% मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी रिसाइकिल की वैल्यू जो है वो भी बहुत ज्यादा है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको इतना स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करी गई है कि बैम्बू के ही बैरियर जो है वो बना दिए गए हैं। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो बैम्बू की स्पीशीज यूज करी गई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी है? वो है बम्बूसा, ठीक है ना, इसको देखना, बम्बूसा बाल्कोआ, ठीक है। तो ये स्पीशीज है स्पेशली जो बैम्बू की यूज करी गई है वो बैरियर बनाने के लिए। और इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ? ठीक है, इट हैज बीन ट्रीटेड विद द कैरिसोटे ऑयल, ठीक है, कैरिसोटे ऑयल के साथ इसको ट्रीट किया गया है एंड रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है। कैरिसोटे ऑयल के साथ साथ में हाई डेंसिटी एथिलीन के साथ भी इसको ट्रीट किया गया है जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना। तो एक गडकरी जी के अकॉर्डिंग दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आप बोल सकते हो कि एक ऐसा जो रिसोर्स है ना, स्टील, आयरन एंड स्टील, आप समझते हो कि कहाँ तक आप रिसोर्स को ले पाओगे, तो एक अल्टरनेटिव चीज़ भी है और जिसकी रिसाइकल्ड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, वो क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर विनोद कुमार शुक्ला विन्स द 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो पेन और नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को ये अवार्ड मिला है। स्पेशली ये अवार्ड जो है कब देने शुरू किए गए थे? इन 1963। आप देख सकते हैं कि ये अवार्ड देने स्टार्ट किए थे 1963 में। सबसे पहले दिया गया था पैन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड्स है, मतलब लिटरेचर में आप समझ सकते हो कि वन ऑफ द हाईएस्ट, जो अलग अलग हाईएस्ट अवार्ड मिलते हैं। ये भी एक बहुत रिनाउंड अवार्ड है जो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे आप समझ सकते हो कि फिक्शन है, पोइट्री है, साइंस राइटिंग है, ऐसे स्पोर्ट्स राइटिंग है, बायोग्राफी, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड ड्रामा, तो डिफरेंट फील्ड्स में ये अवार्ड दिया जाता है। एंड दिस इज गिवन बाय द पार्टनर्स ऑफ द पैन अमेरिका और उसके जितने भी पार्टनर्स जहाँ जहाँ पे मिलके इसको देते हैं। 20 डिफरेंट फील्ड्स में अवार्ड दिया जाता है हर साल और नियर अबाउट $3,70,000 टू द राइटर्स एंड द ट्रांसलेटर्स एनुअली। तो ऑब्वियस है
कि जो राइटर्स हैं इन सारे फील्ड में लिखते हैं, इवन द ट्रांसलेटर्स, अगर वो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हुई है तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल किसको मिला है आपको एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। 5th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ डे फॉर द डिसआर्ममेंट एंड द नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2023। अब आपको पता ही है रशिया एंड यूक्रेन की वॉर के बाद और थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो संकट हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है, उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है कि डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2023 की हमें न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स नहीं रखने हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्रीज के लिए होना चाहिए। इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम करेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें ये भी रहेगा कि ऐसा नहीं कि कुछ देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं और बाकी वर्ल्ड के देश नहीं रख सकते हैं। तो देयर मस्ट बी इक्वालिटी इन दिस, और अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। 5th मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और क्यों? फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लॉस टू ह्यूमैनिटी बिकॉज ऑफ दिस मास डिस्ट्रक्शन इज वेरी हाई। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आप बात यहाँ पे डिस्कस करूंगी आपके साथ, और एक इंपॉर्टेंट रिसर्च हमारे सामने आई है। व्हाट इज दैट कि साइंटिस्ट कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द 5th लेयर ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ के कोर की 5th, पूरा जो अर्थ है आपके उसकी 4 लेयर्स अभी तक थी। वैसे हम 3 मानते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, बट कोर जो है उसकी इनर एंड आउटर है ना, तो 4 लेयर्स हो जाती है। 5th लेयर साइंटिस्ट ने इस टाइम जो है वो एक खोज के निकाली है, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट, आप बोल सकते हो कि इनिशिएटिव है, जिसमें ये उन्होंने बताया है कि कैसे 5th लेयर है। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज क्रस्ट। सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो है आपकी मेंटल है, मेंटल के नीचे अगर आप देखें तो ये कोर है। कोर के कितने पार्ट्स है? कोर के जो है दीज आर द 2 पार्ट्स। कितने हैं? 2 पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक और निकाला है दैट इज इनर मोस्ट कोर। कौन सी वाली निकाली? आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द इनर मोस्ट कोर। और ये इसको फाइंड आउट कैसे किया साइंटिस्ट ने? 20 इयर्स बैक इसको फाइंड करने की सारी जो थी वो कहीं ना कहीं एविडेंसेस एंड प्रूफ्स प्रेजेंट किए जा रहे थे। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी डिस्कवरी आप एक तरह समझ सकते हो कि डिस्कवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रही दैट इज द सिस्मिक वेव्स जो आती हैं जब कभी भी अर्थक्वेक आता है तो मूवमेंट ऑफ द सिस्मिक वेव से पता लगता है कि लेयर्स कैसे कैसी हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो डिस्कवरी है दैट इज द 5th लेयर ऑफ द अर्थ कोर। अर्थ कोर की 5th लेयर की डिस्कवरी की है। इसकी कंपोजिशन जो है सेम एज द कोर, आयरन एंड निकल। द कोर की भी कंपोजिशन आयरन और निकल से है। 5th इनर मोस्ट कोर जो है वो भी आयरन एंड निकल से है। ये रिसर्च टीम कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने इसको रिसर्च किया है। और इसको मेथड कि उन्होंने कैसे प्रूव किया कि हाँ एक और लेयर है इनर मोस्ट कोर दैट इज अ सिस्मिक वेव्स दैट पास थ्रू द अर्थ इनर कोर। सिस्मिक वेव्स जो अर्थ के बिल्कुल इनर कोर से पास होके आती हैं। ठीक है, आपके जो फोकस होता है एपिसेंटर उन सब वहां पे, तो उससे ही इनको पता लगा है कि देयर इज वन अनदर लेयर दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, और पब्लिश किया गया ये नेचर्स कम्युनिकेशन में। कहाँ पब्लिश किया गया है रिसर्च? नेचर कम्युनिकेशन में। इसको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा प्रूव करने में। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, ठीक है, इंडिया टुडे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल मेटालिक वॉल विद इन अ इनर कोर विच इज द इनर मोस्ट इनर कोर। ठीक है ना, बिल्कुल अंदर 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 जाके जो है। और इसके बारे में कई बार हाइपोथेसिस दिए जा रहे थे 20 इयर्स एगो, 20 साल पहले से इसके बारे में जो था वो बोला जा रहा था, प्रूफ्स दिए जा रहे थे। बट इस बार जो प्रूफ्स दिए गए हैं दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये प्रूफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ओके, सो दीज आर टुडेज करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर्स लेके हम दोबारा आएंगे और ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपने इनको ज़रूर एक बार जो है वो स्टडी करके जाना है। आपको अपकमिंग एग्जाम्स में ये हेल्पफुल ज़रूर रहने वाले हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।